नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ऑनलाइन खरीद, ई कॉमर्स, दोषपूर्ण उत्पाद, डिलीवरी में विलंब और सेवा प्रदाताओं द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों में निरंतर बढ़ोतरी से अवगत है। अगर हाँ, तो पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, ई फाइलिंग प्रणाली और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों का ब्यौरा क्या है? निर्धारित समय अवधि के भीतर कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है? उपभोक्ता मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और उपभोक्ता अदालतों के साथ मिलकर कौन से कदम उठाए हैं? क्या सरकार का उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने, शिकायत निवारण तंत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करने और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित विनियमन को अधिक सख्त बनाने का विचार है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी पूर्व चरण में उनकी शिकायत निवारण के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में उभरी है। NCH द्वारा प्राप्त कॉलों की संख्या अक्टूबर 2019 में 70,159 से अक्टूबर 2025 में 3,08,130 तक बढ़ गई है। हर महीने दर्ज होने वाली शिकायतों की औसत संख्या 2017 में 37,062 से बढ़कर 2025 में 1,42,605 हो गई है। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत पंजीकरण में भी तेजी आई है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज शिकायतों का प्रतिशत अक्टूबर 2023 में 11% से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 30% हो गया, जो डिजिटल संचार पैनलों के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है। ये वृद्धि उपभोक्ताओं के हेल्पलाइन पर बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। शिकायत निवारण को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए NCH ने NCH 2.0 पहल के भाग के रूप में AI आधारित स्पीच रिकॉग्निशन, एक अनुवाद प्रणाली और एक AI सक्षम चैटबॉट की शुरुआत की है। इन तकनीकी प्रगति का उद्देश्य शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक सहज, कुशल और समावेशी बनाना है। AI संचालित स्पीच रिकॉग्निशन और अनुवाद सिस्टम उपभोक्ताओं को वॉइस इनपुट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम हो जाता है। AI सक्षम चैटबॉट वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है, शिकायत निपटान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करता है। ये उन्नयन सुनिश्चित करते हैं कि विविध भाषाई पृष्ठभूमि के उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण प्रणाली तक समान पहुंच प्राप्त हो। उपभोक्ता मामले विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई कॉमर्स बाजारों के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाली रूपरेखा को आधुनिक बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान है, जिसे आमतौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित विवादों सहित उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता आयोग के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता आयोगों को विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और जहां भी उचित हो उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का अधिकार है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 38(7) के अनुसार हर शिकायत का यथासंभव जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा और अगर शिकायत में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर और अगर इसमें वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो 5 महीने के भीतर शिकायत का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। अंतिम उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कहा गया है कि उपभोक्ता आयोगों द्वारा तब तक कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा जब तक पर्याप्त कारण न दर्शाया जाए और स्थगन देने के कारणों को आयोग द्वारा लिखित रूप में दर्ज न किया जाए। 1 जनवरी 2025 को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए ई जागृति पोर्टल का उद्देश्य माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एकीकरण और फेसलेस ऑन बोर्डिंग और रोल बेस्ड डैशबोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत निवारण को बढ़ाना है। ये मौजूदा एप्लीकेशन को एक ही
स्केलेबल प्लेटफॉर्म को में एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ता कहीं से भी बहुभाषी समर्थन के साथ शिकायतें सहजता से दर्ज कर सकते हैं। ये प्रणाली वास्तविक समय में डेटा एक्सेस, स्वचालित वर्कफ्लो और न्यायाधीशों और वकीलों जैसे हितधारकों के लिए उपकरणों के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है। ये पोर्टल उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक, पारदर्शी और कुशल माध्यम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, दस्तावेजों का डिजिटली रूप से जमा करना, शुल्क का ऑनलाइन भुगतान और किसी भी स्थान से वर्चुअल सुनवाई की सुविधा शामिल है। उपभोक्ताओं को ई कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 को अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ ही ई कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री ई कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को विनिर्दिष्ट करते हैं। इन नियमों में ये भी प्रावधान है कि कोई भी ई कॉमर्स संस्था किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार को नहीं अपनाएगी, चाहे वो उसके प्लेटफॉर्म पर व्यापार के दौरान हो या अन्यथा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023 जारी किए। इन डार्क पैटर्न में झूठी तात्कालिकता, बास्केट स्कीनिंग, कंफर्म शेमिंग, जबरन कार्रवाई, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफेरेंस, बैट एंड स्विच, ड्रिप प्राइसिंग, प्रच्छन्न विज्ञापन, ट्रिक वर्डिंग, सॉस बिलिंग और रोग मैलवेयर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 5/6/2025 को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद डार्क पैटर्न्स का पता लगाने के लिए स्व ऑडिट करने की सलाह दी गई है, ताकि एक निष्पक्ष, नैतिक और उपभोक्ता केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव संबंधी विश्लेषण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुरेश कुमार शेटकर, जय कुमार और विजय वसंत और बी मणिक्कम टैगोर ने। इन सांसदों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार एक ऐसे समय में प्रिंट विज्ञापन की दरों में अचानक 26% की वृद्धि करने के पीछे अपनी मंशा बताएगी, जब कई मंत्रालय कथित रूप से बजटीय परेशानी झेल रहे हैं। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और नहीं तो क्या कारण है? क्या सरकार ने इस 26% वृद्धि से मंत्रालयों में प्रचार पर होने वाले करदाताओं के धन के पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण किया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो क्या कारण है? क्या सरकार ने मूल्यांकन किया है कि ये वृद्धि बड़े मीडिया घरानों को छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की तुलना में असमान रूप से लाभान्वित करती है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो क्या कारण है? क्या सरकार 9वीं दर संरचना समिति की असहमतियों, यदि कोई हो, सहित पूरा प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का विचार रखती है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? नहीं तो क्या कारण है? क्या सरकार ने संभावना पर विचार किया है कि बढ़े हुए विज्ञापन खर्च का उपयोग समाचार पत्रों की संपादकीय स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने 11 नवंबर 2021 को प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में संशोधन की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए 9वीं दर संरचना समिति का गठन किया। समिति ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, स्मॉल मीडियम बिग न्यूज़पेपर सोसाइटी सहित बड़े, मध्यम और छोटे प्रकाशनों के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने प्रिंट मीडिया के कार्यों को प्रभावित करने वाले लागत संबंधी अनेक कारकों का आकलन किया, जिनमें समाचार मुद्रण की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति के रुझान, प्रसंस्करण और उत्पादन व्यय, कर्मचारियों के वेतन भत्ते की देयता, आयातित कागज की कीमतें और अन्य प्रासंगिक इनपुट शामिल थे। इन मूल्यांकनों के आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें पेश की, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार समिति की उन सिफारिशों से भी सहमत है जिसमें रंगीन विज्ञापनों पर प्रीमियम दरें लागू करने, प्रेफरेंशियल पोजीशनिंग से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं। विज्ञापन दरों का यह संशोधन इनपुट की बढ़ती लागत और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रिंट मीडिया की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राजस्व में वृद्धि से कार्यों का संचालन जारी रखने और स्थानीय समाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। बेहतर वित्तीय स्थिरता से प्रिंट मीडिया संगठन बेहतर सामग्री निर्माण में निवेश कर सकेंगे, जिससे जनहित में अधिक प्रभावी तरीके से काम करना संभव होगा। विविधतापूर्ण मीडिया परिदृश्य में मीडिया प्रिंट की निरंतर प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का उद्देश्य अपनी सूचनाओं और संदेशों का नागरिक तक अधिक प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है डिजिटल इंटरकनेक्शन की अनिवार्यता से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के बीच कॉल की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑल आईपी डिजिटल इंटरकनेक्शन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इस सब प्रस्ताव के पीछे तर्क सहित ब्यौरा क्या है? सभी ऑपरेटरों द्वारा डिजिटल इंटरकनेक्शन को समय पर अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
इस सवाल का जवाब दिया संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मौजूदा इंटरकनेक्शन विनियमों की व्यापक समीक्षा कर रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि विनियामक रूपरेखा प्रौद्योगिकी के विकास और दूरसंचार क्षेत्रों में परिवर्तनों को ध्यान में रखे। ट्राई ने 10 नवंबर 2025 को इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा ट्राई विनियमों की समीक्षा विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। हितधारकों के साथ चल रही परामर्श प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर ट्राई द्वारा इंटरकनेक्शन विनियमों से संबंधित मामलों पर उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर अहम सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है झारखंड में जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या झारखंड में जनजातीय महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य स्तरीय कल्याण योजनाएं उपलब्ध हैं? अगर हाँ, तो क्या केंद्र सरकार उनकी सहायता राशि में वृद्धि पर विचार कर रही है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या जनजातीय महिलाओं के लिए स्वरोजगार और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कोई विशेष पहल की है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार झारखंड राज्य की जनजातीय महिलाओं सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति के तौर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना लागू कर रही है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार पैदा करने, कौशल विकास से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए DAPST के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने के लिए अधिदेशित है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों, विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज की व्यय प्रोफाइल के विवरण 10 खां में दी गई है। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी के अनुपात में कुल योजना आवंटन के संबंध में TSP निधियां निर्धारित करें। झारखंड सहित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी निधियों से TSP के लिए आवंटन और व्यय का विवरण stateTSP.tribal.gov.in पर उपलब्ध है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम पात्र अनुसूचित जनजाति के लोगों को आय पैदा करने वाली गतिविधियों, स्वरोजगार शुरू करने के लिए रियायती ऋण देकर क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमिता की भावना पैदा होती है। NSTFDC की मुख्य योजनाएं सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजना का संचालन कर रहा है। मंत्रालय झारखंड राज्य में आजीविका और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करना और स्थानीय जनसंख्या के लिए सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। झारखंड राज्य में परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। इनमें इस पहल के तहत कुल 18 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें 10 या उससे अधिक बिस्तरों वाले 6 अस्पताल, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 10 मोबाइल डिस्पेंसरी, मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट और लाभार्थियों की आय सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 आजीविका परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने DAPST के तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 2 मिशन शुरू किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। PM जनमन सरकार ने 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 PVTG समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 साल में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और आजीविका के टिकाऊ अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। इन उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए हॉस्टल और सचल चिकित्सा इकाइयों सहित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। PM जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने
2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों संघराज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँव में अवसंरचनात्मक अंतरों को संतृप्त करना, छात्रावासों, आंगनबाड़ी सुविधाओं और सचल चिकित्सा इकाइयों जैसी सामाजिक अवसंरचना प्रदान करना और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सक्षमता केंद्र स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए हैं, जो सिकल सेल बीमारी के प्रसव पूर्व निदान और हीमोग्लोबिन विकारों के प्रबंधन और अनुसंधान के लिए समर्पित केंद्र है। इन केंद्रों का उद्देश्य व्यापक लक्षण आधारित देखभाल, अनुसंधान और पक्ष पोषण को बढ़ावा देकर हीमोग्लोबिनपैथी से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। झारखंड राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार राज्य स्तर पर कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, आवासीय स्कूलों के लिए सामग्री, अनुसूचित जनजातियों के लिए कानूनी सहायता, गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनुसूचित जनजाति आवासीय स्कूलों को अनुदान, आयुर्वेदिक केंद्रों को दवाओं की आपूर्ति, छात्रावासों के लिए सामग्री, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, पहाड़िया और अन्य पीवीटीजी के लिए विशेष स्वास्थ्य और बीमा योजना, पहाड़िया डे स्कूल मध्याह्न भोजन योजना, व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम, बिरसा आवास योजना, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग और संबद्ध सेवाएं, आय सृजन और आजीविका विकास कार्यक्रम, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण। देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं कार्यक्रमों का विवरण भी उन्होंने साझा किया, जिसमें DAJGUA यानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल है और इनका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों संघराज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँव में अवसंरचनात्मक अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जनजातीय आवास न्याय महाअभियान। सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, गैर विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 2 मौजूदा योजनाओं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास और जनजातीय उत्पादों उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है। इस योजना में चयनित लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही सतत संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता के पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों को इष्टतम उपयोग, कृषि, लघुवन उपज, गैर कृषि उपज के अधिक कुशल, न्याय संगत स्व प्रबंधन को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। योजना के तहत राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो MFP, गैर MFP की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र में है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किया गया था। नई योजना के अंतर्गत सरकार ने 440 EMRS स्थापित करने का निर्णय लिया है। 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS स्थापित करना होगा।
शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत 288 EMRS स्कूलों को वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 EMRS स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। ये एक विशेष दक्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये लागू है। सभी स्रोतों से माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्र को 225 रुपए प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों जहाँ ये अनुपात 90 और 10 का है, वहाँ इसे छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75 और 25% है। बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों से माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपए से 1200 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। ये योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, पहाड़ी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र जहां ये 90 और 10% का अनुपात है, वहां छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात केंद्र के लिए 75% और राज्यों के लिए 25% है। बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति। ये योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, PhD और पोस्ट डॉक्टरल पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजाति के लिए और 3 छात्रवृत्ति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित छात्रों के लिए है। सभी स्रोतों से माता पिता की आय 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति और छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे IIT, एम्स, IIM, NIIT आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तक और कंप्यूटर के लिए भी भत्ते शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति। भारत में MPhil और PhD की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतिवर्ष 750 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येता वृत्ति UGC के मानदंडों के अनुसार दी जाती है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता। मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए TRI स्थापित नहीं है, वहां उनकी स्थापना करने के लिए और मौजूदा TRI के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृति को रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदान प्रदान यात्राओं, जनजातीय त्योहारों के आयोजन के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने के लिए TRI को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर TRI को 100% सहायता अनुदान वित्त पोषित है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।